नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। लाख टके की बात में सबसे पहले आज बात करेंगे यूपी मदरसा विधेयक को योगी सरकार ने अब वापस ले लिया है। अखिलेश ने अपने कार्यकाल में इसे पास किया था। इसके साथ ही आपको बताएंगे यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पीडीए की नई परिभाषा बताई है। पीडीए मतलब पारिवारिक दलों का अलायंस, जिस पर एसपी ने पलटवार किया। इसके अलावा बात होगी चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। किसान सम्मान दिवस मनाया गया। लखनऊ में सीएम योगी ने 25 किसानों को ट्रैक्टर देकर सम्मानित किया। साथ ही आपको बताएंगे कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के यादवों को भगवान कृष्ण के वंश का न मानने पर यादव समाज ने इंद्रेश उपाध्याय को शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी है। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। योगी सरकार ने अखिलेश सरकार में पास मदरसा शिक्षकों और दूसरे कर्मियों के वेतन भुगतान से जुड़े हुए विवादित विधेयक को वापस ले लिया है। योगी कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और इस विधेयक में मदरसों को असीमित अधिकार प्राप्त थे। इस विधेयक के वापस होने से अब सामान्य कानूनी प्रावधान सभी मदरसों पर लागू होंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस पर ऐतराज जताया है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। योगी सरकार ने अखिलेश सरकार में पास मदरसा शिक्षकों और बाकी कर्मियों के वेतन भुगतान से जुड़े विवाद विधेयक को वापस ले लिया। योगी कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आपको बताते हैं कि आखिर क्या था 2016 का मदरसा विधेयक। अखिलेश यादव की सरकार में लाया गया था विधेयक। मदरसा विधेयक में असीमित अधिकार देने का आरोप है। मदरसा टीचर कर्मचारियों के वेतन भुगतान विधेयक पास किया गया था। विधेयक को संविधान को ताक पर रखकर बनाने का आरोप है। मदरसा टीचर कर्मचारियों पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता था। तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने बिल पर आपत्ति जताई थी। तत्कालीन राज्यपाल का तर्क था कि विधेयक संविधान के दायरे में नहीं आता। राम नाईक ने बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। राष्ट्रपति ने बिल को वापस भेजा, कहा संविधान के दायरे में बनाएं। आपत्ति के बाद सपा सरकार विधेयक को लागू नहीं कर पाई थी। योगी कैबिनेट ने मदरसा विधेयक को वापस लेने की मंजूरी दी है। जो भी गलती करेगा उनके वेतन देने में, अगर वो मुकदमा लिखा जाता है तो दरोगा नहीं गिरफ्तार करेगा। एसपी के पास भी अधिकार नहीं होगा। कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं कर सकता उसकी गिरफ्तारी के लिए। ये सब चीजें उसमें संविधान से ऊपर लिखी हुई थी और कई चीजें हैं। तो इस आधार पे वहां से क्वेरी लेके आई थी, जिसको वापस कर लिया गया है। फिर नया बिल बना करके भेजा जाएगा। मदरसा विधेयक की वापसी पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि सरकार को पीडीए के सम्मान और हक हुकूक के लिए लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। निश्चित तौर पे क्या वो अधिकार देना चाहते हैं उन टीचरों को, उन मदरसों के अध्यापकों को? अगर देना चाहते हैं तो खुशी की बात, और अगर उनके अधिकार काट पीट के आप व्यवस्था बना रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप आरएसएस का काम कर रहे हैं, बीजेपी का काम कर रहे हैं। वैसे महाराजा सुहेलदेव की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं यही कहूंगा कि पीडीए समाज के लोगों की रक्षा करो। अगर नहीं कर पाए तो आपकी राजनीति खत्म। समाजवादी पार्टी के जरिए सवाल उठाने पर मंत्री ओपी राजभर ने पलटवार किया कि आखिर मुस्लिमों के खिलाफ कौन सा फैसला सरकार ने लिया है, किस योजना का लाभ मुस्लिमों को नहीं मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और बता दें, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पीडीए की नई परिभाषा दी है। पंकज चौधरी ने पीडीए को पारिवारिक दलों का अलायंस बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि 2012 में जब एसपी को मौका मिला तो अखिलेश यादव सीएम बने, जबकि आजम खान समेत कई सीनियर लीडर थे। पंकज चौधरी ने कहा कि असली लोकतंत्र सिर्फ बीजेपी में है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी के नए यूपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है।
SIR, PDA और बाकी मुद्दों पर समाजवादी पार्टी को घेरते हुए कहा कि PDA का अर्थ पारिवारिक दलों का गठबंधन है, जिसका स्वरूप यूपी के साथ बाकी राज्यों में भी नजर आता है। PDA का पहले तो मतलब हालांकि उस समय समय पे सपा वाले बदलते रहते हैं, लेकिन मेरे समझ से PDA जो है ना पारिवारिक दल अलायंस है। ND सरकार, ND में जो अलायंस है, अगर आप देखें जितने दल भी उसमें सम्मिलित हैं वो सभी पारिवारिक दल हैं। उत्तर प्रदेश में आप ले लें, समाजवादी पार्टी को ले लें, कांग्रेस को आप उठा लें, आप बिहार में उठा लें, आप बंगाल में उठा लें, तो सभी पारिवारिक दल के लोगों का ये अलायंस है। पंकज चौधरी ने कहा कि 2012 में जब समाजवादी पार्टी को मौका मिला तो अखिलेश यादव सीएम बने, जबकि उस वक्त उनकी पार्टी में आजम खान समेत कई सीनियर लीडर थे। पंकज चौधरी ने कहा कि असली लोकतंत्र सिर्फ बीजेपी में है। कल्याण सिंह को हमारी दल ने नेता विरोधी दल बनाने का काम किया था और 91 में कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था और लगातार 3 मरतबे अगर आप देखें तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार 3 मरतबे प्रधानमंत्री पार्टी ने बनाने का काम किया है। और 2012 में जब फिर नया मुख्यमंत्री चुनने का अवसर आया तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि उस समय आजम खान उनसे वरिष्ठ नेता थे, लेकिन उनको PDA नहीं बनाया गया। पंकज चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने पहले कल्याण सिंह और वर्तमान में नरेंद्र मोदी को बड़ी जिम्मेदारियां दी, जो इस बात का प्रमाण है कि पार्टी में कार्यकर्ताओं और नेताओं का सम्मान किया जाता है। बीजेपी एक ऐसा संगठन है जहां लोकतंत्र पूरी तरह कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित कॉल्विन तालुकेदार कॉलेज के 134वें वार्षिक खेलकूद समारोह का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश और देश का नाम रोशन करने का आह्वान किया। सीएम योगी ने कहा कि इतिहास से हमें सीखने की जरूरत है, साथ ही जो गलतियां इतिहास में हुई हैं उन्हें सुधारने की जरूरत है। सीएम योगी ने युवाओं से सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखने की सलाह दी। लेकिन सोशल मीडिया के लिए और स्मार्टफोन से थोड़ा दूरी बना करके रखिए, क्योंकि आप सभी यहाँ पे बड़े घरों के बच्चे हैं। अपने माँ बाप पर दबाव बना करके और उनकी मजबूरी का फायदा उठा करके उनसे स्मार्टफोन और टैबलेट सारे सब कुछ झटकते हैं। 4-5 घंटे अपने बर्बाद करते हैं। प्रयास होना चाहिए कि आधे घंटे से अधिक हम सोशल मीडिया में नहीं रहेंगे। संकल्प लीजिए जीवन का, जितना कम समय देंगे। और सीएम योगी की मौजूदगी में लखनऊ में चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान सम्मान दिवस मनाया गया है। सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाए हैं और कृषक उपहार योजना के तहत सीएम योगी ने 25 किसानों को ट्रैक्टर देकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार किसानों की उन्नति के लिए लगातार काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार में पिछले 8 साल में उत्तर प्रदेश की कृषि विकास दर 18% हो चुकी है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि धरती पुत्रों के हितों की रक्षा करना हम सभी का धर्म है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्व प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को किसानों के प्रति और देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए भारत रत्न से सम्मानित करके देश के किसानों के मान को, उनकी गरिमा और उनके गौरव को बढ़ाने का काम। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन की दर, जो विकास दर थी, वह मात्र 7% थी और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 8 वर्ष में ईमानदारी से किए गए प्रयास, उठाए गए कदमों का परिणाम है आज उत्तर प्रदेश में देश की कृषि विकास की दर का 18% उत्तर प्रदेश यहां पर हमारा अन्नदाता किसान अपनी मेहनत से प्राप्त कर रहा है।
कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत के मामले में अब उन्नाव रेप केस के पीड़ित परिवारों का धरना यहां पर शुरू हो गया है। दिल्ली में पीड़ित परिवार के लोग धरने पर बैठ गए हैं। हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में भीषण ठंड में धरना शुरू किया गया है। तख्ती में लिखा गया, रेपिस्ट बाहर क्यों। दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा सस्पेंड की है और एक और केस में कुलदीप जेल में ही रहेगा, बाहर नहीं निकल सकेगा। अब फैसले के विरोध में पीड़ित परिवार के लोग दिल्ली में ही धरने पर बैठ गए हैं। यही सभी भाइयों बहनों से यही कहना है, सभी देश के वासियों से यही कहना है कि आज मैं गई थी, हाई कोर्ट गई थी, मैंने जजमेंट सुना, हमें बहुत दुख हुआ। जज साहब ने जजमेंट सुनाया, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि मैं यहीं पे सुसाइड कर लूँ अपना, लेकिन मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा, मैंने अपने परिवार के बारे में सोचा, इसलिए कुछ हिम्मत नहीं किया। लेकिन हमारे साथ में अन्याय हुआ है। हमको उम्मीद नहीं है सर। जब जज ने दो जज मिलके उनको बेल दे दिया है सर, मेरे देवर को अंदर कर रखे, मेरी सिक्योरिटी भी हटा दिया, सब तन की हटा दिया, मेरे बच्चन का खतरा है सर। हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे सब बहन बेटियों के साथ ऐसे विधायक मेले के। पहले से ही इन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना किया है और न्याय कैसे मिला है ये तो हम सबको पता है। न्याय मतलब छीना गया था लिटरली। जिस तरह से हिम्मत रखी है इन लोगों ने, जहाँ पर पूरा का पूरा परिवार इन्होंने ख़त्म कर दिया गुंडागर्दी में, और क्योंकि विधायक था ये, वो भी एक पर्टिकुलर पावरफुल पार्टी का, तो मुझे लगता है जिस तरह से इन्होंने न्याय लिया वो बहुत अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल थी। पर अब क्या हुआ, अब ऐसा क्या हो गया कि जो न्याय मिला था वो छिन गया इनसे और आज पूरा फैसला पलट गया और आज उसको बरी कर दिया गया। और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत की है। इमरान मसूद के इस बयान के बाद कांग्रेस के अंदर ऑल इज नॉट वेल की अटकलें लगाई जा रही हैं। इमरान मसूद के बयान पर बीजेपी ने कहा कि पहले देश की जनता ने उन्हें नकारा और अब कांग्रेस के अंदर भी उनकी स्वीकार्यता नहीं रह गई है। वहीं इमरान मसूद ने अपने बयान पर सफाई भी दी है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत कर दी, जिसके बाद सियासी पारा हाई हो गया। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर इमरान मसूद ने कहा कि उन्हें पीएम बनाकर देखिए, फिर देखिए वो इंदिरा गांधी की तरह कैसे जवाब देंगी। प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री हैं क्या? बना दीजिए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए इंदिरा जी की तरह कैसे जवाब देकर आएंगी। वो प्रियंका गांधी है, उसके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है। वो इंदिरा गांधी की पोती है। पाकिस्तान को इलाज ऐसा किया था कि पाकिस्तान सदियों उस दर्द को नहीं भूल पाया। बनाइए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए फिर जवाब कैसा मिलता है। इमरान मसूद के बयान को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने कहा कि पहले देश की जनता राहुल को नकार चुकी है, अब कांग्रेस के अंदर भी उनकी स्वीकार्यता नहीं रह गई है। और इमरान मसूद ने तो साफ साफ कह दिया कि अब उनको राहुल गांधी पर कोई भरोसा नहीं बचा है। अब राहुल हटाओ, प्रियंका जी को लाओ। प्रियंका जी को प्रधानमंत्री बनाने में अब उनको काम करना है। और इस बात का एंडोर्समेंट स्वयं रॉबर्ट वाड्रा जी की तरफ से भी आ गया कि हां बिल्कुल सही है। वहीं इमरान मसूद ने अपने बयान पर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सवाल का जवाब दिया था, न कि राहुल और प्रियंका में कौन बेहतर है इसके बारे में अपनी राय दी थी। इसमें सीधा मतलब तो ये नहीं ना कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री के लिए आप चेहरा घोषित करने की बात कर रहे हैं या राहुल गांधी ना हो, इस तरह नहीं, राहुल गांधी हमारे नेता हैं। देखिए राहुल गांधी हमारे नेता हैं। सवाल प्रियंका जी के बारे में था तो मैंने जवाब वो दिया था। राहुल गांधी हमारे नेता हैं। इमरान मसूद ने भले ही अपने बयान पर सफाई दे दी हो, लेकिन उनके बयान के बाद कांग्रेस के अंदर ऑल इज नॉट वेल की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिस पर बीजेपी भी हमलावर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है। मुंबई में आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रम में अविनाश पांडे और अजय राय ने कहा है कि कांग्रेस ने अब तक लगभग 1,69,000 बूथ स्तरीय एजेंट यानी कि BLA नियुक्त किए हैं। यूपी में करीब 2 लाख पार्टी कार्यकर्ताओं को रजिस्टर्ड और ट्रेनिंग दी गई है। गठबंधन के सवाल पर अविनाश पांडे ने कहा कि अभी कोई फैसला करना जल्दबाजी होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि पार्टी सभी सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। एसपी ने जहां कांग्रेस के बयान पर कहा है कि वो पूरे देश में अकेले चुनाव लड़े, वहीं बीजेपी ने तंज कसा कि लोकसभा में बना विपक्षी गठबंधन विधानसभा के चुनाव में नहीं टिकेगा। और खासकर जहां बीजेपी के सामने अकेले वो लड़ रहे हैं वहां और मजबूती से लड़े। उत्तर प्रदेश में आप 403 पे तैयारी कर रहे हैं, 403 सीट पे लड़िए चुनाव, कौन मना कर रहा है? वो अलग बात कि हमारे हिसाब से वो बात होगी। पता नहीं प्रभारियों को क्या दिक्कत रहती है। ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग हैं, ये सत्ता की भूख के कारण सो नहीं पा रहे हैं। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति है, जन कल्याण के प्रति है। उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1 पर लाना है, लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 पर रहना। आज उत्तर प्रदेश राज्य बीमारू राज्य के तमगे से निकल करके रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन चुका है और शीघ्र ही आप देखेंगे सर्वाधिक, मतलब मैं कह सकता हूं सर्वाधिक पर कैपिटा इनकम वाला राज्य पूरे राष्ट्र में उत्तर प्रदेश राज्य ही होगा। मशहूर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय भी विवादों में गिर गए हैं। इंद्रेश उपाध्याय के बयान के विरोध में यादव समाज के लोगों ने कथावाचक इंद्रेश को शास्त्रों के आधार पर खुली शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी है। कथावाचक ने मंच से यादव समाज को भगवान श्री कृष्ण का वंशज न मानने वाला बयान दिया था, जिसके बाद यादव समाज ने उन्हें 8 दिन में माफी मांगने का वक्त दिया था। नहीं तो कथावाचक इंद्रेश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के यादव समाज को श्री कृष्ण का वंशज न मानने वाले बयान पर मथुरा सहित पूरे ब्रज में भारी रोष है, जिसके चलते यादव समाज ने उन्हें शास्त्रार्थ की चुनौती दी है और माफी न मांगने पर आंदोलन की चेतावनी दी है, जिसमें कहा गया है कि उपाध्याय अपने दावे के शास्त्रीय प्रमाण दें, नहीं तो यादव समाज लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके से उग्र आंदोलन करेगा। अगर माफी नहीं मांगते हैं 26 करोड़ यादवों से, तो 8 दिन के बाद हम संवैधानिक तरीके से कोर्ट जाएंगे। हम अपना शास्त्र ग्रंथ लेके जाएंगे, हमारे बुद्धिजीवी जाएंगे, फिर आप वहां जवाब देना। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किसका वंशज है, कौन नहीं। आपको सुनाते हैं कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने कथा के दौरान क्या कहा था, जिस पर यादव समाज आक्रोशित है। यादव और यदुवंशी ये अलग हैं। यादव समाज के लोग ये अलग एक वर्ग है, और जो यदुवंशी जिसमें भगवान का अवतरण हुआ वो अलग है। कई जगह ऐसा यादव सोचते हैं कि वे भगवान के वंशज हैं, नहीं। यदुवंशी एक तो बचे नहीं भगवान के जाने के बाद, भगवान समस्त यदुवंश का नाश करके गए, और 2-4 यदि बचे भी होंगे तो उनके भी वंशज अब तक रहे नहीं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की बात पर कड़ा ऐतराज जताया है। यादव समाज ने कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय को 1 हफ्ते का वक्त दिया है, या तो वो शास्त्रों के अनुसार इसे प्रमाणित करें, नहीं तो माफी मांगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग को लेकर दिल्ली में माहौल अब गर्मा गया है। वीएचपी, बजरंग दल और बाकी हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के विवादित बयान पर सियासत काफी गर्मा गई है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का रिएक्शन है। इससे जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आज हमारी बहन बेटी को चुन चुन के मारा जा रहा है।
दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर वीएचपी ने प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदू युवक हत्या के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन किया गया। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले बढ़ रहे हैं। हाल ही में एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई थी। हालात को देखते हुए बांग्लादेश उच्चायोग ने वीजा और काउंसलर से जुड़ा कामकाज फिलहाल बंद कर दिया है। बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार को लेकर कांग्रेस नेता के विवादित बयान सामने आए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का रिएक्शन है। देखिए, बांग्लादेश में जब से इस प्रकार का जो आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहाँ वो सारे तत्व हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं, जिनका विरोध शेख हसीना करती थी, जिनका विरोध शेख मुजीब साहब ने किया था। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है। देखिए, बहुत दुखद है और बांग्लादेश भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनता जा रहा है। और बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से वहाँ के हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और वो दौड़ करके सीमा पर आते हैं और सीमा पूरी तरह से सील कर दी गई है, ये बहुत दुखद है। हम भारत सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन को रोकने के लिए मौके पर भारी बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बांग्लादेशी नागरिकों को देश से बाहर किया जाए। अगर जो है हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम पूरे देश में इस प्रकार के आंदोलन करेंगे और बांग्लादेशियों को यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे। तो मैं आक्रोश देख सकते हैं। मैं कैमरा पर्सन से चाहूंगी दिखाएं कि एक भारी भीड़ यानी एक भारी संख्या में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और साफ तौर पर ये मांग की जा रही है कि बांग्लादेश को बॉयकॉट किया जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक ये लंबा आंदोलन जो है वो छिड़ जाएगा। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।